जी, लेबर। लेबर क्या है? मटेरियल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस के लिए। बिज़नेस मटेरियल मंगवाएगा तो उसको किसी फार्म में कन्वर्ट करके आगे बेचेगा। जैसे फर्नीचर बनाने वाले को पहले लकड़ी लानी पड़ेगी, बिरयानी बनाने वाले को चावल, उसकी जो बाकी मसाला जाते हैं, जो बाकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो लानी पड़ेंगी। जो कुछ वो ला रहे हैं वो तो हो गया मटेरियल। अब उसको कन्वर्ट कौन करे? जो उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, उन्हें हम लेबर कहते हैं। मटेरियल को इस पोजीशन में लेके आना कि वो एक प्रोडक्ट की शक्ल ले जाए, एक फिनिश प्रोडक्ट की शक्ल ले जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एक्ट को कहेंगे कि उन्होंने उसके ऊपर काम किया। काम करने वालों को क्या बोलते हैं हम? लेबर। तो लेबर कास्ट बेसिकली क्या है कि इट रिप्रेजेंट्स द ह्यूमन कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन। जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं किसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते हैं। जी, लेबर की क्लासिफिकेशन वही दो हैं बुनियादी तौर पे, एक आपकी डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। इसकी शर्त डायरेक्ट की वही है, जो चीज़ प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो सके। जो प्रोडक्ट आपने देखी तो आपको लगे कि हाँ यार इसको फलां ने बनाया हो, फलां बंदा जो है उसने इसको। अगर आप गोल्ड देखते हैं तो आपके दिन में सुनार आता है। अगर आप कोई लोहे की चीज़ देखते हैं तो आपके दिन में लोहार आता है। कोई लकड़ी की देखते हैं तो आपके बढ़ई जो है वो माइंड में आता है। मतलब बेशक वो अब मल्टी मिलियन बिजनेस बन गए, लेकिन लोग तो वही हैं ना, स्किल्स तो वही हैं। ठीक हो गया। तो अगर वो चीज़ देखते साथ जो जो आपको सामने नज़र आ रहा होता है कि फ़लाँ ने बनाया होगा, वो क्या होगा? आपका डायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। वो उसके बनाने में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। मसलन वेजेस ऑफ ऑपरेटिव असेंबलिंग पार्ट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, या मशीन ऑपरेटिव्स एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब जो लोग उन मशीनों के ऊपर डायरेक्ट काम कर रहे हैं। मैंने आपको सादा एग्जांपल दे दी, जैसे आपका बढ़ई जो है उसका जो एक रोल है कुर्सियाँ बनाने में, फर्नीचर बनाने में। जी, इनडायरेक्ट लेबर कौन है कि वो मौजूद तो हैं लेकिन उनका जो रोल है वो डायरेक्टली प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। मसलन इंस्ट्रक्टर सैलरी एंड सुपरवाइज़र सैलरी, लोग काम कर रहे होते हैं, एक बंदा ऊपर खड़ा तो ध्यान रख रहा होता है कि वक्त ना ज़ाया कर रहा हो। उसका रोल है, वो नहीं होगा तो लोग वक्त ज़ाया करेंगे, लेकिन चीज़ के बनने में उसका रोल कोई नहीं है। वो एफिशिएंसी में उसका रोल है। जो आपकी फर्म है उसके रिसोर्सेज ज़ाया ना हों, इस चीज़ में उसका रोल है, लेकिन चीज़ के बनने में उसका रोल नहीं। तो वो लेबर तो है लेकिन डायरेक्ट नहीं। इस तरीके से जितना भी मेंटेनेंस का काम होता है, मसलन हम जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर सफाई वाले भी मौजूद हैं, यहाँ पर गार्ड्स भी मौजूद हैं, यहाँ पे बावर्ची भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से कोई बंदा भी जो प्रोडक्टिव वर्क है उसमें इन्वॉल्व नहीं, बल्कि उनका ताल्लुक है जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो अपनी जगह पे मेंटेन रहे हैं सिर्फ। अब ज़रूरत तो उनकी है, खर्चा तो उनका है, लेकिन ये लोग क्या कहलाएंगे? इनडायरेक्ट लेबर कहलाएंगे। जी, आगे है कि लेबर को आप क्या देते हैं? पैसे देते हैं, वेजेस देते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक है टाइम के हिसाब से, जैसे अमूमन 9 to 5 वर्किंग आवर्स होते हैं। अब जितना भी काम करो आपकी सैलरी उतनी ही रहती है। अब अक्सर इसके अलावा जो है कॉन्ट्रैक्टेड जो वर्क होता है वो अमूमन पर आवर या पर पीस होता है। तो अगर टाइम रिलेटेड हो तो दो सूरतें हैं। एक तो यह है कि आपकी सैलरी फिक्स हो, ठीक हो गया। और दूसरा ये है कि जैसे हमारे ये कॉलेज ही, बल्कि आप कॉलेज में रहे हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि जो लोग वहाँ पे रेगुलर परमानेंट टीचर्स थे उनकी सैलरी फिक्स रहती है। वो 6 घंटे डेली बेस पे आते हैं, जो कॉलेज उन्हें टास्क दे उन्हें पूरे करने पड़ेंगे, और एंड पे उनको कोई क्लास मिले या ना मिले एक फ़िक्स सैलरी है जो उन्हें मिलनी ही मिलनी है। उसके बरक्स आर्ली जो सर्विस है वो जैसे आपके जो विजिटिंग स्टाफ आता है तो वो आपको पर आवर जो है उनको पे करना पड़ता है। वो जिस दिन आएंगे उस दिन उनका घंटा काउंट होगा, जिस दिन नहीं आएंगे उनका आवर जो है वो काउंट नहीं हो सकेगा। तो ये है टाइम रिलेटेड। आउटपुट रिलेटेड में दो तीन तरीके हैं। एक है स्ट्रेट पीस वर्क है, एक गारंटेड पीस वर्क है, एक डिफरेंशियल है। इनकी अभी थोड़ी देर आगे जाएंगे तो इंशाल्लाह डिटेल आती है, फिर बात करते हैं। टाइम रिलेटेड आपको मैंने बता दिया, और इसका सीधा सा तरीका है, अगर आर्ली रेट है तो नंबर ऑफ एक्चुअल आवर, मतलब उसने 100 घंटे काम किया है महीने में, हम फर्ज करते हैं, और पर घंटा आप उसको जो है वो 100 रुपया ही देते हैं। तो 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 10,000 उसका बन जाएगा। एडवांटेजेस क्या है? सिंपल सिस्टम है। डिसएडवांटेज क्या है?
कि आउटपुट के ऊपर अमूमन जो है वो दिया जा रहा है, ना कि परफॉर्मेंस के ऊपर। इसमें एक फ़र्क है, आउटपुट और परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क है। एक बंदा है वो चीज़ बना रहा है, दूसरा बंदा भी वही चीज़ बना रहा है, लेकिन दोनों के टेस्ट में फ़र्क होता है। बाज़ औक़ात दोनों के डिज़ाइन, दोनों की प्रेजेंटेशन में फ़र्क होता है। एक ने जी लगा के काम किया, दूसरे ने जान छुड़वाई। रीज़न, जिसने जान छुड़वाई उसको यह है कि मैं जितना भी कर लूँ पैसे उतने ही मिलने हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन जो परफॉर्मेंस अगर वेस्ट होता तो उसने क्या करना था, उसने कहना था यार इसको परफेक्ट होना, जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। देखें ना, कपड़े की इंडस्ट्री है, आप किसी शर्ट के ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, किसी शर्ट को आप मुँह भी लगाने को तैयार नहीं होते। दोनों में क्या डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। एक जो है वो बस प्रोडक्ट बनाई गई है, एक जो है उसके ऊपर मेहनत की गई है, आप उसके लिए पे करने को तैयार हो जाते हैं। जी, जब फिक्स होता है तो मोटिवेशन नहीं होती। बात वही है, अगर आपको पता है यार मैं पागलों की तरह एफर्ट करूँ तो भी मुझे 20,000 मिलना है, मैं बिल्कुल एवरेज सा काम करूँ बस हिलता ही हिलता नज़र आऊँ तो भी 20 मिलना है। अक्सरियत लोग जो हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एथिक्स से ज़रा निकल के बात कर रहे हैं, हम ह्यूमन नेचर की बात कर रहे हैं, अक्सरियत लोग जो हैं वो जेन्युइन तरीके से एफर्ट वाला काम जो है वो नहीं करेंगे। एम्प्लॉयज़ मे ट्राई टू रिमेन प्रेजेंट इन ऑर्डर टू बिकम एंटाइटल्ड टू वेज, मतलब आ जाएंगे काम नहीं करेंगे। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, फिर उसके लिए वो क्या करते हैं, वो उसको कहते हैं चले यार ठीक है, हम इसको ज़रा जो है वो जितना कोई काम करेगा ना उसके हिसाब से कर देते हैं। तो ये बात अब टाइम से निकल के कहाँ पर आ गई, उसकी प्रोडक्शन या आउटपुट या परफॉर्मेंस पे। इसमें एक तरीके से ट्रेड पीस वर्क, आप कहते हैं जी जितने आप आइटम बनाओगे, मसलन ईंटें बनाने वाले हैं फ़र्ज़ करें, तो वो कहते हैं जी हर ईंट के बदले हम आपको 1 रुपया देंगे। आप दिन में 100 ईंटें बना दो, हम आपको 100 रुपया दे देंगे। आप दिन में 1000 ईंटें बना दो, हम आपको 1000 रुपया दे देंगे। ऐसे ही मतलब जो है डिफरेंट जो प्रोडक्शन हाउस हैं जहाँ पर असेंबलिंग का बाद वक़्त काम हो रहा होता है, बाद वक़्त वैसी चीज़ें बनाने का, तो वहाँ पर भी अमूमन यही होता है, वो कहते हैं जितने आप पीस बनाते जाओगे, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसके जितने पीस आप बनाते चले जाओगे उतना पर पीस मल्टीप्लाइड बाय रेट जो दिया होगा यूनिट का। जी, गारंटीड पीस वर्क में क्या है, वे दी एम्प्लॉज पेड है, उसमें ये होता है कि बाद औक़ात मसलन कॉल सेंटर एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर जाहिर सी बात अगर आप एक सेल करते हैं, हम सपोज करते हैं कि उसका रेट है 2000 रुपया, अगर आपने एक सेल किया आपको 2000 रुपया मिलेगा। ये प्योरली पीस वर्क की एक एग्जाम्पल है। अब एक बंदा जो है वो फ़र्ज़ करते हैं हम 20 सेल्स करता है महीने में, ठीक हो गया, तो वो 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 40,000 मिल गया, चले जी बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक पंगा हो सकता है कि बंदा पूरा महीना कॉल्स करता रहे और कोई सेल ना हो, तो आपने तो उसको सेल होनी है तो 2000 रुपया देना है, और वो बेचारा डेली बेस पे 8-10 घंटे बैठ के कॉल्स कर रहा है लेकिन सेल नहीं हो पाई। ठीक हो गया, तो अगर उसको पता है कि जी एंड ऑफ द मंथ मुझे कुछ नहीं मिलना, तो एन मुमकिन है कि वो मतलब जहाँ भी आपकी एक्सेप्ट ना करे या काम करने के लिए तैयार ना हो, तो इन दैट केस अमूमन ये किया जाता है, उन्हें कहा जाता है यार आपको कम से कम इतना लाजमी दे दिया जाएगा। जैसे अमूमन कॉल सेंटर में 10,000 जो है वो सैलरी होती है, बाकी जो है वो आपको कमीशन बेस्ड मिलना होता है। तो इन केस देर इज़ नॉट एनफ वर्क, मतलब बाद का काम ही ख़राब हुआ होता है, अब आप चाहते हैं कि वर्कर भी रुका रहे, तो वर्कर को रोकोगे तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। बहरहाल ये है कि आपको कुछ ना कुछ गारंटी जो है वो साथ में दे दी जाती है। जी, एलन इज़ पेड $6 फॉर एवरी यूनिट दैट ही प्रोड्यूसेस, बट ही हैज़ अ गारंटीड वेज ऑफ 66 पर डे। सही हो गया, उसको हर यूनिट बनाने पे $6 मिलेंगे, लेकिन मिनिमम 66 उसको लाजमी मिलेंगे। ठीक हो गया, तो अब फ़र्ज़ करें अगर वो 12 यूनिट बनाता है तो उसको कितने मिलेंगे, 12 6 बार 72। तो ये नहीं कि 66 6 और 72 वो नहीं, ये मिनिमम के इतने लाजमी मिल जाएंगे अगर काम ना भी हुआ। अगर काम हुआ तो फिर उसके हिसाब से, मतलब यहाँ पे 12 यूनिट बेचे $72 मिल जाएंगे, 14 बेचे $84 मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जब 9 बेचे तो 9 6 बार 54 54, लेकिन अब उसको कौन सा मिलेगा जो मिनिमम उसका है 66 लाजमी देने आपने, तो बेशक उसने 54 का कमा सका है लेकिन उसको मिलेंगे कितने 66। यहाँ पे 14 हैं उसको 84 मिल जाएंगे, यहाँ पे फिर 8 6 बार 48 48, अगेन उसको मिनिमम ये मिलेगा।
तो इस तरीके से आप उसको कैलकुलेट बाकी खुद कर लेंगे, प्लस माइनस इतना कोई टेक्निकल नहीं है जी। डिफरेंशियल पीस वर्क, इसमें क्या होता है, हायर अमाउंट पर यूनिट इज पेड द मोर द एम्प्लाई प्रोड्यूसर। वो कहते हैं जी भाईजान आप अगर 10 आइटम बनाते हैं तो हम आपको पर आइटम रेट ऑफर करेंगे 4 रुपये, लेकिन अगर आप 15 बनाते हैं ना तो ऊपर वाले 5 पे रेट 4 के बजाय हम 5 रुपये लगा देंगे। अगर आप 20 बनाते हैं तो जो 16 से 20 है उसके ऊपर हम आपको 6 रुपये पर रेट। जितना ज़्यादा काम करते जाओगे उतना टायर हाई होता जाएगा, रेट बेहतर मिलता चला जाएगा। मसलन उसने कहा जी कि अप टू 98 यूनिट्स पर वीक जो है वो आपको 3.75 रुपये पर यूनिट मिलेगा, लेकिन अगर आप 99 से 118 तक जाते हैं तो ये जो आपके 19 यूनिट हैं इनके ऊपर आपको रेट $4 का मिल जाएगा। अगर आप 119 से भी ऊपर जाते हैं फिर जितने से ऊपर आप बनाएंगे उनके ऊपर रेट क्या मिलेगा। अब ये बात समझनी है कि यहाँ पे जो पहले 98 हैं उन पे रेट 3.75 का लगेगा। अब मसलन उसने 200 बेचे हैं, हमारी एग्जाम्पल में कितने बेचे हैं 200, तो पहले 98 पे रेट ये लगेगा जो 98 से 118 तक 20 हैं, ठीक हो गया, उनके ऊपर रेट 4 रुपये के हिसाब से लगेगा। और 118 से लेके 200 तक जो 82 आइटम है उनके ऊपर रेट 5.25 का मिलेगा। मीन्स के जितना ज़्यादा काम करेगा उतने अच्छे उसको रेट मिलेंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद अटेंड करेंगे जी। ओवर टाइम क्या होता है और ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है जी। बाद वक्त क्या होता है कि नॉर्मल वर्किंग आवर से लोगों को ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। हमारे यहाँ तो खैर बेड़े ही गर्क है, बाहर की जो कंट्रीज़ हैं और उनकी कंपनियां जो पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, वो लोग आपको जितना आप एक्स्ट्रा काम करेंगे, जितने घंटे जितने इवन मिनट्स आप एक्स्ट्रा काम करेंगे वो उनकी डिमांड पे, जानबूझ के नहीं, उनकी डिमांड पे, तो वो आपको जो है वो उसका एक एक्स्ट्रा अमाउंट वो डबल रेट होता है। अगर घंटे का रेट वैसे 10 रुपये तो आपको 20 रुपये देंगे जी। ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, वो जो ओवर टाइम आपने काम किया उसके ऊपर जो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं ओवर टाइम, मतलब प्रीमियम जो है, ठीक है जी। उसके दो हिस्से होते हैं, एक ओवर टाइम की बेसिक पे और एक ओवर टाइम का प्रीमियम। मतलब आपने घंटे का रेट तो है ही है ना, 8 रुपये आप काम कर रहे थे, घंटे के 10 रुपये थे, 8 घंटे आपने काम किया आपके 80 रुपये बनते थे, आपने 9वां घंटा काम किया, कॉमन सेंस से आपको 90 रुपये मिलने चाहिए। इससे ऊपर वो आपको 10 रुपये और दे देते हैं। वो कहते हैं भाई जी क्योंकि आप एक्स्ट्रा काम किया और ये आपकी जॉब ड्यूटी आवर्स में नहीं था, हम आपको इसका 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे देंगे। तो ये जो 20 रुपीज़ हैं ये हैं ओवर टाइम के 1 घंटे के, लेकिन इसमें 10 रुपये जो हैं वो बेसिक पे हैं और 10 रुपये जो है वो ओवर टाइम प्रीमियम है। इसको अलग करने की अकाउंटिंग रीजन हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि वो 20 डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते, 10 और 10 क्यों करते हैं जी। अ डायरेक्ट वर्कर रिसीव्स $8 पर आवर फॉर 35 आवर्स वीक के जी। वीक में 35 घंटे काम करना पड़ेगा और हर जो घंटा है उसके उसको £8 मिलेंगे। अगर वो 35 घंटों से ऊपर करता है तो उसको $10 मिलते हैं हर एक्स्ट्रा घंटे के। एक पर्टिकुलर वीक में उसने वो कहता है कि अगर 42 घंटे काम किया तो मुझे टोटल लेबर कास्ट और उसके दोनों हिस्से करके दो। तो भाई 35 का रेट तो सीधा है, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे और जो ऊपर वाले 7 घंटे उनका रेट है 10 रुपये के हिसाब से, तो उसको 70 बन गए। अब सिर्फ फ़र्क इतना है कि इस 70 में से जो 7 उसने घंटे एक्स्ट्रा काम किए तो हर घंटे के 8 रुपये तो वैसे ही थे, तो 7-8 बार कितना हो गया 56, तो 56 है बेसिक और जो ऊपर 14 रुपये दिए, 14 पाउंड ऊपर दिए, वो उसका क्या बन जाएगा प्रीमियम। बाकी प्लस माइनस आप खुद करेंगे। ओवर टाइम की भी आगे फर्दर टाइप्स हैं, जनरल ओवर टाइम है, स्पेसिफिक ओवर टाइम है जी। जनरल ओवर टाइम क्या है, वर्क एक्स्ट्रा आर ड्यू टू जनरल रीजन लाइक मशीन ब्रेक डाउन, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग प्रॉब्लम एट्सेट्रा। मतलब मशीन ही ख़राब हो गई, लेबर बेचारी खड़ी है काम के लिए, वो अपने काम काज छोड़ के आए हुए हैं, वो छुट्टी पे नहीं है, लेकिन जिस मशीन पे काम करना था उस मशीन को मसला बन गया, या मटेरियल नहीं पहुंचा अभी तक जिसके ऊपर काम करना था, कोई इशू जिसमें लेबर का गुनाह नहीं है, कंपनी की वजह से फॉल्ट आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा जनरल ओवर टाइम। स्पेसिफिक ओवर टाइम क्या है, ओवर टाइम इज डन ड्यू टू कस्टमर स्पेशल रिक्वेस्ट। वो कहते हैं भाई मुझे अर्जेंट चाहिए, मुझे कल हर सूरत में चीज़ चाहिए, ठीक हो गया। तो ये कंपनी का इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कंपनी आपसे रिक्वायर कर रही है, आपका हर बंदा अमूमन जो है वो 9 to 5 काम करता है, कंपनी कह रही नहीं भाईजान आज आपने शाम को 8 बजे वापस जाना है, हमने ऑर्डर कंप्लीट करना है, तो ये 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ रहे हैं और कंपनी के कहने पे लगाने पड़ रहे हैं।
तो ओवर टाइम में आगे फिर वर्कर वही दो तरह के हैं आपके, डायरेक्ट हैं और इनडायरेक्ट हैं। दोनों में उसी तरीके से ओवर टाइम चलता है, जनरल और स्पेसिफिक। लेकिन हम पहले इसको देख लेते हैं अपने डायरेक्ट वर्कर को। इसका जो ओवर टाइम की बेसिक पे होती है, ये अब टेक्निकल हिस्सा है मेरे भाई, ये आपको अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए कि जनरल ओवर टाइम है, लेकिन इसका जो बेसिक वाला हिस्सा है, जैसे हमारे ऊपर फॉर एग्जांपल में जो 56 रुपीज़ थे आउट ऑफ 70, वो डायरेक्ट लेबर कास्ट कहलाएगी। और जो ओवर टाइम का प्रीमियम था वो क्या कहलाएगा, उसका इनडायरेक्ट लेबर कास्ट। ठीक हो गया। डायरेक्ट क्योंकि प्रोडक्ट में जानी होती है, आपने ये सोचना था प्रोडक्ट बनी कितने की, तो लिहाजा आप उसको उतने ही लगाते हैं जितने में वो बनती है। वो जो ऊपर एक्स्ट्रा लग रहा है, मैंने आपको रीज़न बता दी कि वो मशीन ब्रेक डाउन है, वो रोज़ तो नहीं होता। अब गाड़ी ख़राब हो जाती है रास्ते में, तो हर बंदे को सफ़र करते वक्त ये तो नहीं काउंट करना चाहिए कि जी गाड़ी ख़राब हो जानी है, एक अंदाज़ा ही होगा ना। ठीक है, वो तो पेट्रोल की खर्चा गिनेगा ना। अब वो ड्राइवर कहते हैं जी हो सकता है ख़राब हो जाए, 20,000 ऊपर लग जाएगा, वैसे तो 2,000 रुपये। ये नॉनसेंस बात है। आप ये नहीं सोचेंगे कि 22,000 में लाहौर जा जाता है, आप यही सोचेंगे कि जी 2,500 3,000 रुपये में पेट्रोल में आ जा लेते हैं। तो जो जेन्युइन हिस्सा है, जो बेसिक पे है, जो देनी थी लेबर को, चाहे आज काम करता चाहे कल करता, वो कहलाता है डायरेक्ट लेबर। और जो उसको ओवर देना पड़ा अपनी किसी वजह से, वो क्या कहलाता है इनडायरेक्ट लेबर। लेकिन अगर स्पेसिफिक ओवर टाइम हो, कस्टमर की डिमांड पे हो और आपने लेबर को रोका, तो वो सारी की सारी बेसिक भी और ओवर टाइम भी। क्यों? क्योंकि कल को जब फिर कोई आपसे अर्जेंट मांगेगा ना, कि जो काम वैसे 4 दिनों में होता है, वो कहता है नहीं जी मुझे 2 दिनों में चाहिए, अगेन आपको लेबर को एक्स्ट्रा टाइम लाजमी रोकना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल रूटीन की बात बन जाएगी कि आप उसको पूरा जो है वो इतनी ही कास्ट पड़ेगी। लिहाजा इसी वजह से अमूमन जहाँ पर भी आप अर्जेंट कहते हैं किसी को काम, तो वो आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। 2 रीज़न है, एक तो ये कि वो आपकी अर्जेंसी का फ़ायदा उठा रहे होते हैं, और एक रीज़न ये टेक्निकल भी है कि उनको अपनी लेबर को एक्स्ट्रा टाइम रुकना पड़ता है। और अगर उनके रूल वेल डिफाइंड हैं लेबर के हक में, तो उनको जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। इनडायरेक्ट लेबर कास्ट, इसमें बात ये है कि जो हमारा इनडायरेक्ट वर्कर है, उसका जनरल ओवर टाइम तो कंसिडर ही इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि वो बंदा ही इनडायरेक्ट लेबर का है। ठीक हो गया। लेकिन अगर उसको भी स्पेसिफिकली रोकना पड़े, तो इसका मतलब है एवरी टाइम जब प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी तो उसको भी स्पेसिफिकली रोकना पड़ेगा। समझा रही बात? तो लिहाजा उसकी ओवर टाइम और जो उसका मतलब बेसिक है, वो दोनों भी उस वक्त डायरेक्ट लेबर कास्ट बन जाएंगी, आल दो आम हालात में बनी होती है। अब इसको अपने माइंड में इसकी मैपिंग कैसे करनी है, वो हर बंदे का ज़ाती तरीक़ाकार होता है। ये बिल्कुल आसान है कि आप इसको एक दफ़ा खुद बना के देखें कि जी किस किस शक्ल में डायरेक्ट कहलाना है और किस किस शक्ल में इनडायरेक्ट कहलाना है। जी आइडल टाइम या डाउन टाइम। आइडल टाइम होता है फारिग वक़्त। ठीक है, तो टाइम दैट इज़ पेड फॉर बट इन विच नो वर्क हैज़ बीन डन। मतलब लेबर आई हुई है 8 घंटे के, 80 रुपये उनको देने ही देने हैं, लेकिन काम हो नहीं पा रहा। काम सिर्फ 60 रुपये का हो सका है, बाकी 2 घंटे लेबर फारिग रही है। तो इसका मतलब है वो जो 20 रुपये हैं वो किस चीज़ के देने पड़े, उनके फारिग बैठने के। तो ये जो 2 घंटे थे, ये क्या कहलाता है, नॉन प्रोडक्टिव टाइम या आइडल टाइम। इट इज़ ऑलवेज ट्रीटेड, ये भाई अब आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें हो रही हैं। आइडल टाइम क्या होता है, वो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट लेबर कास्ट है, इनडायरेक्ट लेबर कास्ट है, नाना फ्रीज है, वगैरह वगैरह। याद रखना है कि आइडल टाइम जो होता है वो इनडायरेक्ट लेबर कास्ट है, चाहे वो डायरेक्ट लेबर का हो चाहे वो इनडायरेक्ट लेबर का हो। आइडल टाइम अमूमन होता ही इस वजह से है कि मशीन ब्रेक डाउन होता है या किसी और वजह से काम हो नहीं पा रहा होता। तो जो हो नहीं पा रहा, तो वो वही बात गाड़ी के एक्सीडेंट वाली है कि रोज़ तो एक्सीडेंट नहीं होते, रोज़ तो गाड़ियाँ ख़राब नहीं होती। जी देयर इज़ नो आइडल टाइम इन ओवर टाइम बट जनरल ओवर टाइम में बी अराइविंग ड्यू टू आइडल टाइम। हाँ, वो कहते हैं कि ओवर टाइम तो हम लगाते ही इस वजह से कि हमें खुद जल्दी होती है या कस्टमर को जल्दी होती है, लेकिन जो आपका जनरल ओवर टाइम है ना, उसके लगने की रीज़न ये हो सकती है कि किसी वक्त दरमियान में लेबर जो है उसको फारिग बैठना पड़ा था आइडल टाइम की वजह से या किसी मशीन ब्रेक डाउन की वजह से। जी आइडल टाइम आर डिडक्टेड फ्राम नॉर्मल बेसिक आवर्स। ठीक है, उनको जो नॉर्मल बेसिक आवर्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में डायरेक्ट लेबर में पैसे मिलेंगे लेबर को, ये नहीं हम कह रहे कि हम उनको पैसे नहीं देंगे, वो तो 8 घंटे बैठे हैं, आपको 8 घंटे के पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन हम डायरेक्ट कास्ट में सिर्फ 6 ही डालेंगे जो उन्होंने काम किया,
दो जो हैं वो कहाँ जाएंगे, इनडायरेक्ट लेबर में। तो किसी चीज़, क्योंकि जब आपने बेसिक में इसको अगर डाल दिया, अगर आप पूछ रहे हैं चीज़ कितने में बनती है और आपकी लेबर ने उस दिन 6 घंटों वाला काम 8 में किया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये होता ही 8 में है। आप ये कहेंगे कि जी ये होता तो 6 में है, बेसिक टाइम इसका 6 घंटे ही है, मशीन ब्रेक डाउन हो गई थी या मटेरियल नहीं पहुंचा था, 2 घंटे ऊपर लग गया। रीजन्स क्या हो सकती हैं जी आइडल टाइम की? कहते हैं प्रोडक्शन डिसरप्शन हो सकती है, चीज़ बनाते हुए खराबी भी बन गई, मशीन ख़राब हो सकती है, मटेरियल कम पड़ गया, शेड्यूलिंग ठीक तरीके से नहीं की गई। आप मतलब जो लोग हैं वो खड़े हैं मिस्त्री के इंतज़ार में, 3 मजदूर, मतलब मिस्त्री जो है वो एक वक्त में उसने 3 दीवारें शुरू की हुई हैं, वो इधर वाले आते हैं, वो ईंट रखते जाते हैं, वो लगाता जाता है, फिर उधर भाग के जाता है, फिर उधर भाग के जाता है, मतलब एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। तो इन दैट केस क्या होगा कि वो आपने एक वक्त में असल में सिर्फ 2 मज़दूरों को बुलाना था और एक दीवार बनानी थी। अब आपकी अक्लमंदी कि आपने मज़दूर 6 बुला लिए, मिस्त्री सिर्फ एफिशिएंसी की बात हो रही ना, कि वो अगर एफिशिएंट बात होती तो फिर तो वक्त आया ही ना होता जी। पुअर लेबर सुपरविजन, लेबर के ऊपर किसी बंदे का ध्यान ही नहीं कि लेबर किधर कब आ रही है कब जा रही है, और वो जब उधर मौजूद भी हैं तो कितना काम कितना कर रहे हैं जी। पेमेंट्स फॉर टी ब्रेक, पेमेंट्स फॉर रेस्ट पीरियड, जो लेबर ने बीच में ऑफ टाइम भी देना होता है बाद वक़्त, उसके भी आपको जाहिर सी बात है खर्चा तो देना पड़ता है। सडन फॉल इन डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट या स्ट्राइक एट सप्लाई बिजनेस, मतलब कोई हड़ताल वगैरह हो गई है या उस चीज़ की अब डिमांड ही नहीं रही है, ठीक है, तो उस सूरत में भी क्या होता है कि आप बनानी है नहीं बनानी, इस चक्कर में कितनी बनानी है, एन मौके पे शेड्यूलिंग वगैरह, ये जो पंगे हैं उसकी वजह से भी वक्त ज़ाया हो सकता है जी। डायरेक्ट कास्ट, डायरेक्ट लेबर वेजेस पेड फॉर द नर्व, ये अब जो ऊपर मैंने बातें की हैं ये उनका सिर्फ खुलासा है भाई, अच्छे तरीके से इसको आपने देख लेना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ डायरेक्ट लेबर में, डायरेक्ट लेबर कास्ट में जाती है, कौन सी चीज़ इनडायरेक्ट लेबर कास्ट में। इसमें कोई समझ बात ना आए आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करेंगे आप, 5वां 6वां 7वां जी। ग्रास पे एंड नेट पे, ग्रास पे भाई जैसे किसी बंदे से आप जो तय करते हैं सैलरी वो है कि 30, जैसे गैवियर में हमारी जो ग्रास पे थी वो 30,000 थी, अब उसमें से जो डिडक्शन हैं वो भी रहती हैं, ठीक है, वहाँ पर तो खैर वो होती थी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अमूमन एक तो इनकम टैक्स की कटौती होती है, इसके अलावा कोई नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन यूके वगैरह में चलता है, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर इवन पाकिस्तान में भी डिफरेंट जो है वो इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन चार्ज रहे होते हैं, हुकूमत जो है वो जो एम्प्लॉज़ हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा बीच में से कटौतियाँ होती हैं, वो जब कटौतियाँ हो चुकी होंगी तो ग्रास पे में से जब कटौतियाँ सारी निकल जाएँ, डिडक्शन निकल जाएँ, तो बाकी जो बच जाता है उसको नेट पे बोलते हैं। ग्रास पे में क्या कुछ शामिल होता है, कोई ओवर टाइम किया है, कोई बोनस मिला है, कोई आइडल टाइम की पेमेंट मिली है, वो सारा डाल के तो उसको क्या बोलते हैं हम, ग्रास पे, ठीक है। ग्रास पे को डायरेक्टली स्पेंड नहीं किया जा सकता क्योंकि अभी उसमें से डिडक्शन आपकी ग्रास पे है, फर्क करें 70,000 और डिडक्शन के बाद आपको मिलती है 63, तो आप अपने घर का जो बजट है वो 63 को सामने रख के बनाएंगे, 70 को सामने रख के नहीं, हालांकि हुकूमत के और आम बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सैलरी जो है वो 70,000 जी। आगे फॉर्मेट है भाई, ग्रास पे में से आप इनकम टैक्स डिडक्ट कर देंगे, एम्प्लॉयज़ है, वो जो बात ऊपर थ्योरी में थी उसी को एक वो उसमें डाल दी है टेबल में, तो आपके पास नेट पे आ जाएगी जी। ये इन्हीं फार्मूला के तहत अब आपने इनको ये जो आगे वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, क्वेश्चन भाई मेरे सारे अटैम्प्ट करने खुद पूछ लेना है, जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की ट्राई करें और उसमें प्रॉब्लम आए तो वो आपने पूछ लेना है, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना जी। जैसे वहाँ पर बिन कार्ड वगैरह यूज़ होते थे और वो लेजर वगैरह थे मटेरियल के लिए, ऐसे ही यहाँ पर अब इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, वहाँ पर तो था कि मटेरियल आ गया उसके गुड रिसीविंग नोट वगैरह थे, गुड डिलीवर नोट थे, ठीक है, और भी जो डॉक्यूमेंट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए। अब यहाँ पर वो चक्कर नहीं है, यहाँ पर तो ये है कि जी वो काम उसने कितने घंटे किया, उसके कई मेथड हैं। मॉडर्न तरीके में तो अब आपके थंब स्कैनर लगा होता है, आप एंटर होते हैं, या पुराना जो तरीका था उसमें भी कार्ड वगैरह यूज़ होते थे कि कार्ड आप मशीन में डालते हैं, या आपका सुपरवाइज़र साइन करता है जब आप आते हैं तो वो लिखता है कि इस वक्त आया था, इस वक्त गया, इसने इतने घंटे काम किया। तो ये कार्ड है जो इस सिलसिले में काम आ सकता है। उसके ऊपर जाहिर सी बात है उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी होगी कि ये बंदा कौन है,
इसका एम्प्लॉई नंबर क्या है, किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, इसका पर घंटा रेट कितना है, इसकी ड्यूटीज़ क्या हैं वगैरह वगैरह। जी, व्हेन द एम्प्लॉई लीव द कार्ड इज़ कम्प्लीटेड विद द, वही बात, जब वो आया और जब वो गया, ठीक हो गया ना, तो उन दोनों सूरतों में उसके टाइम उसके ऊपर रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। जी, रिकॉर्डिंग एम्प्लॉई वर्क टाइम, एम्प्लॉई एंगेज ना जी, अब आपको मैं ख्याल है कि इसको मिटा छिटा हुआ है, पर ये वही इतनी सी बात है जितनी मैंने आपको बता दी। ये तरीकाकार है उसका, उस कार्ड का, उसके ऊपर टाइम शीट है, नाम होगा, क्लॉक नंबर, डिपार्टमेंट, किस तारीख को किस जॉब पे कब आया, कब गया, कितने घंटे काम किया, कोई ओवर टाइम है तो कितना, और उसका रेट। ये सुपरवाइज़र जो होता है ये उसने उसको बेसिकली फिल करके देना होता है। ये नीचे फोरमैन वगैरह ये टर्म सारी हम सुनते आते हैं। जी, जॉब शीट, इफ़ एन एम्प्लॉय इज वर्किंग ऑन डिफरेंट जॉब्स रिलेटिंग टू डिफरेंट डिपार्टमेंट दे विल नीड टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ द टाइम दे हैव स्पेंड ऑन ईच जॉब। मतलब एक बंदा 1 घंटा में 3 चक्कर डिफरेंट डिपार्टमेंट के लगाता है, क्योंकि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो इस तरीके से है। तो इन दैट केस जो है वो उसके लिए ये जॉब शीट एक मेंटेन रखी जाएगी। उसमें भी वही है, नाम है, क्लॉक नंबर है, डिपार्टमेंट है, और कौन से हफ्ते की बात है। ये भाई मेरे कोई बात, ये इंटरनल डिज़ाइनिंग है, हर कंपनी अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करती है, किस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, किस तरह की लेबर है, उसके मुताबिक ये होता है। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फॉर्मेट की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पता होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा उसकी जो शेप है उसकी ज़रूरत नहीं, उसके ऊपर क्या कुछ होता है ये पता होना चाहिए। जी, बोनस स्कीम, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ बोनस पेमेंट इज दैट द एम्प्लॉय इज रिवार्डेड फॉर एनी एडिशनल इनकम। बाद बात क्या होता है कि लोग काम कर रहे होते हैं और जो फर्म है उसको उसकी तवक्को से ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल जाते हैं, तो वो उनको इनक्रेज करने के लिए बोनस का मतलब बेसिकली फ्री पेमेंट होता है कि अगर तो आप काम करके कुछ एक्स्ट्रा ले रहे हो तो वो तो ओवर टाइम कहलाता है। तो बोनस जो है वो अमूमन ऑर्गेनाइजेशन देती है और किसी अचीवमेंट पे देती है, या किसी काम को उनकी तवक्को थी लाख में होना है, लेबर ने 80,000 में करवा दिया, तो एफिशिएंसी में जो 20,000 बचा तो कहते हैं चलिए हम आप इसमें से 5,000 आपके ऊपर लगाने को तैयार हो, वगैरह वगैरह। द बोनस पेबल विल डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ द एम्प्लॉई एंड द पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का। अब हर एक का वही बात ये है कि इंटरनल मैनेजमेंट है, इसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है कि जी हर सूरत ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, a standard is set for individual or group. If an employee or group exceeds this standard, then the employee or group benefits from the bonus according to some formula। वो कहते हैं भाई हमें तो ये है कि ये काम, वही बात कि ये लाख में होना चाहिए, अगर आप इसको 80,000 में कर देते हैं, या वो कहते हैं कि ये काम वैसे तो 100 घंटों में होना चाहिए, अगर आप इसको 90 आवर्स में कर देते हैं, 80 आवर्स में कर देते हैं, तो हम इस तरीके से हर एक को पैसे एक्स्ट्रा देने को तैयार हैं। जी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, अगेन थ्योरेटिकल बातें हैं यार, इस तरीके से हों कि बंदा अगला एडिशनल एफर्ट करने को तैयार भी हो जाए, ठीक है, और इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखा जाए कि अगला बंदा जो है उसको एक्स्ट्रा एफर्ट का कुछ अच्छा मिल रहा है, ठीक हो गया, ताकि एम्प्लॉय जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट करने को तैयार हों, ना कि वो कहेंगे यार फ़ायदा इतना दलील होना है और 4 पैसे ऊपर मिलना है, तो बाकायदा ऊपर नहीं मिलेंगे तो आपको पता है कॉमन मेंटेलिटी है, कोई बंदा एक्स्ट्रा काम करने को तैयार नहीं होगा। The objective of such scheme is to persuade employees to go for an extra effort। मकसद तो यही है कि थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करो, मतलब तुम ऑलरेडी ठीक कर रहे हो, हम थोड़ा सा ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा करोगे तो तुम्हें जो जितना दे रहे हैं उससे एक्स्ट्रा देने को हम तैयार हैं। जी, ये वही बातें हैं मुख्तसरन जो मैंने बोली हैं, उन्हीं की जो है वो एक वजाहत है कि जी टर्म्स आसान होनी चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए कि अगला बंदा काम करने को तैयार हो। बाद औक़ात इतना टफ करके कहा जाता है बोनस, तो वो पहले डीमोटिवेट हो जाता है। आपका काम है उसको एक्स्ट्रा काम के लिए मोटिवेट करना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्लास के साथ। ये ओवर टाइम तो है नहीं, घंटे के पैसे आपने कोई नहीं देने, आप सिर्फ ये कह रहे हैं यार जहाँ पर तू महीने में हमारे से 30,000 कमाते हैं, हम तुझे को 2-2.5 ऊपर भी देने को तैयार हैं, अगर थोड़ी सी एफर्ट तो ज़्यादा करना शुरू कर दे, थोड़ी सी तुझे में एफिशिएंसी ज़्यादा आ जाए तो। जी, एडवांटेजेस ऑफ एन इंडिविजुअल बोनस स्कीम। ये बोनस इज रिवार्डेड फॉर अ यूनिक परफॉर्मेंस, वो हारे के लिए अलग है, आप कहते हैं यार ये तेरा ज़ाती है। ग्रुप बोनस में एक इशू होता है, उसमें बाद को किसी और बंदे की सुस्ती आपका भी नुकसान कर देती है, तो बहुत से लोग ग्रुप में डीमोटिवेट हो जाते हैं, अगरचे उसकी मोटिवेशन भी मौजूद है कि यार आपको बाद औक़ात आपकी कमी को कोई और कवर कर देगा, लेकिन वो जो है रैशनल जब लोग हों, जब जहाँ पर जहालत थोड़ी सी ज़्यादा होती है वहाँ पर इस तरीके से काम नहीं चलता। तो
इंडिविजुअल जो होता है वो अमूमन लोग उसके लिए ज़्यादा एफर्ट करते हैं। उसको पता होता है यार अगर मैं इतना करूँ तो मैं ये मुझे इतना, जैसे हमने थोड़ी देर पहले वो जो डिफ्रेंशिएटेड स्कीम पड़ी थी उसमें क्या था कि अगर आप आइटम ज़्यादा बनाते हो तो आपको कंपनी ज़्यादा पे करेगी, ज़्यादा अच्छा रेट ऑफर करेगी, तो वो एक मोटिवेशन उसमें मौजूद है। ईच इंडिविजुअल एम्प्लॉय प्रोवाइडेड विद द रिसोर्सेज टू यूज हिज पोटेंशियल टू अचीव दैट परफॉर्मेंस लेवल टू बिकम एंटाइटल्ड टू बोनस। एम्प्लॉयज कंसर्न गेट इन्वॉल्व इन सच स्कीम टू मे बी, वही बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ वैसे बगैर पढ़े, आप उनको पढ़ लीजिएगा जी। इसकी भी बता दी आपको, ग्रुप बोनस जो है उसके भी जो सिनारियो हैं, बेनिफिट उसके पर्टिकुलर क्या है और जो है उसमें इश्यूज लोगों क्या आ सकते हैं। अगेन ये कोई बहुत ज़्यादा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिएगा जी। बोनस स्कीम, टाइम सेविंग स्कीम, इफ एम्प्लॉई मेड मोर प्रोडक्ट्स इन बेसिक अलाउड आवर्स देन द बोनस इज पेड फॉर आवर्स सेव। मसलन वो कहते हैं यार ये जो 10 आइटम है ना इनको 5 घंटों में कंप्लीट होना चाहिए, वो आपको वही काम जो है वो 4 घंटों में करके दे देता है, वही काम आपको जो है वो 4 घंटों में करके देते, उसने घंटा आपका बचा लिया, आप उसे कहते हैं भाई एक जितना घंटा बचेगा हम उसका तुम्हें अलग से पैसे दे देंगे। मसलन नॉर्मल वर्किंग डे है 8 घंटों का और उसका रेट है 7 घंटे, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड पर प्रोडक्ट पर यूनिट जो है वो 2 मिनट है, यानी कि आपको घंटे में 30 बनानी चाहिए और 90 अगर आप टाइम सेव करते हैं तो आपको 90% जो है मिल जाएगा। व्हाट विल बी द लेबर कास्ट इन अ डे व्हेन 360 यूनिट्स। जी मुझे एक बात बताएं, अगर 2 मिनट में एक प्रोडक्ट बनती है तो इसका मतलब क्या है, घंटे में कितनी बननी चाहिए 30 और 8 घंटों में कितनी बननी चाहिए 240। इसका मतलब है कि उसने 120 प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा बनाई हैं। सही हो गया, 120 प्रोडक्ट बनाने का मतलब ये है कि उसने 2 घंटे बचा लिए, सॉरी 4 घंटे। कितना बनेगा 120 को 30 मिनट पर डिवाइड कर दें आप 30, हाँ जी बिल्कुल, तो आपके पास उसने 4 घंटे बचा लिए, तो 4 घंटों के बनते हैं $28। 28 का 90% लेंगे, जो कुछ मैंने बोलना है इसको आप रजिस्टर पे करेंगे तो कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। तो 12 रिपीट सुन लीजिएगा जी। चेंज ऑफ रेम्यूनरेशन मेथड्स, द लेबर कास्ट कैन ऑफन बी सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ यूनिट कास्ट एंड इट कैन चेंज इफ डिफरेंट रेम्यूनरेशन मेथड्स आर इंट्रोड्यूस्ड। जी कोई भी चीज़ की जो कास्ट है वो यही है ना, मटेरियल कितना लगा, लेबर कितनी लगी, ओवरहेड कितने लगे, ठीक हो गया। तो आप उसकी अगर वो मेथड को चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो रेट्स हैं वो भी चेंज हो जाएंगे और प्रोडक्ट कास्ट जो है पर यूनिट वो इसमें भी फ़र्क है। ये केस स्टडीज़ हैं, इनको पढ़ेंगे आप खुद अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ अटैम्प्ट सारा आप खुद करते चले जाएंगे, जहाँ पर जिस क्वेश्चन में इशू आएगा वो आप मुझे मार्क करके भेज देंगे कि सर फलां जो है उसमें मैंने अटैम्प्ट किया, यहाँ तक समझ आई है, उससे आगे नहीं हो सका। आगे भाई इसकी आ गई एंट्रीज़। एंट्रीज का वही तरीका, ये भी एक खर्चा है, जब ये बढ़ेगा इसको डेबिट होना चाहिए और इसके बदले में अगर आप पैसे दे रहे हैं तो कैश या बैंक को कम होना चाहिए, या आपकी अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो आपकी लायबिलिटी बननी चाहिए। वेजेस कंट्रोल अकाउंट, क्योंकि वैसे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें कहना था वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, हम यहाँ पर हैं तो हम कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, मीन्स कि हम चेक करते हैं किसी एक जो प्रोडक्ट है या किसी एक जो लाइन है या डिपार्टमेंट है उसमें वेजेस का खर्चा कितना आया, तो वहाँ से हम उनको डेबिट करते जाते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट। अगर इंटरलॉकिंग है तो आप कास्ट लेजर को कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और चार्जिंग डायरेक्ट वेजेस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब करना होता है, जब आपने उधर भेजना है तो आप आपने क्या कर देना है वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट कर देना है। वर्क इन प्रोग्रेस को अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट टाइम मटेरियल में भी यही तरीका कार अख्तियार किया था कि एक दफ़ा कास्ट जब चार्ज हो गई तो उसके बाद आप क्या करेंगे उसको उठा के उस प्रोडक्ट में अब लेके जाना है ना, हम फाइंड ये करना चाह रहे हैं कि प्रोडक्ट कितने की बनी, ठीक है। तो वर्किंग प्रोग्रेस डेबिट हो जाएगा और दैट से बाद आपका वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अगर आपने इनडायरेक्ट कास्ट चार्ज करनी है तो आप प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट करोगे और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को, क्योंकि वो जो चीज़ है वो प्रोडक्ट की कास्ट में डायरेक्टली नहीं जाती है, इसलिए उसको प्रोडक्शन ओवरहेड में डाला जाता है। प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और वेजेस कंट्रोल अकाउंट आपका क्रेडिट जी। चार्जिंग इनडायरेक्ट वेजेस टू नॉन प्रोडक्शन अगर आपने करना हो तो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट कर दो और वेजेस कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर दो।
ऊपर वाले जो जर्नल है उससे इसी तरीके का आपका लेजर बनेगा। क्वेश्चन 14 लाजमी अटैम्प्ट करना है, ठीक है, इसी ऊपर वाले सारे तरीक़ाकार से। ये आपका चैप्टर 3 आई थिंक जो है वो फिनिश हो गया। अल्लाह।